हिंदी देश की मातृभाषा ही नहीं बल्कि देश के गौरव का प्रतीक है और आज विश्व हिंदी दिवस है। और इस अवसर पर हिंदी के बारे में और नज़दीक से जानने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास व्यक्ति जो है जुड़ चुके हैं, जो हिंदी के जानकार है, हिंदी के साहित्यिक है, सीनियर जर्नलिस्ट है। उन्होंने काफ़ी लेख लिखे हैं, कविताएं लिखे हैं, हिंदी के बहुत अच्छी तरह से वो हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं और फिलहाल अभी वो VNIT में OSD हिंदी के तौर पे काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ है सत्येंद्र प्रसाद सिंह जी। सर, आपका नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि, नवभारत समूह का, और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आपने हमें बुलाया और हमें अपनी बात रखने का अवसर देंगे आप। सर, अभी हम देखें तो अंग्रेज़ी का प्रचलन जो है बढ़ गया है, लेकिन राजभाषा के तौर पर हिंदी की एक अलग ही खास पहचान है। आज मुझे लगता है अधिकतर भारतीयों की जो मातृभाषा है हिंदी है और आज देश में ही नहीं, देश के बाहर भी हिंदी बोली जाती है। लेकिन अब तक जो है हिंदी जो है राजभाषा है, राष्ट्रभाषा, अब तक वो क्यों नहीं बनी? देखिए, ये बहुत ही आपने सही और मौजूद सवाल पूछा है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस शहर में हम बैठ के बात कर रहे हैं, संतरा नगरी नागपुर में, यह मध्य भारत में है, भारत के केंद्र स्थल में है नागपुर। यहाँ पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और जब हम विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं तो फिर से मैं नागपुर को जोड़ना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष, अभी कुछ ही महीने हुए हैं, जब हमने G20 का यहाँ आयोजन, उसकी एक समिति यहाँ आई थी और 3 दिनों तक, तो ग्लोबल हिंदी तो ग्लोबल है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये एक हमारा पारिभाषिक शब्द हो सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेज कहते हैं, नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, लेकिन फैक्ट आपने बहुत शुरू में कहा, अच्छा कहा कि मातृभाषा राज है हिंदी। देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो हिंदी है। और विश्व हिंदी दिवस की जब हम बात करते हैं 10 जनवरी को, पिछले वर्ष भी फिजी में यह विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और अपने यहाँ से बहुत साहित्यकार गए थे, बहुत पत्रकार गए थे। हिंदी की स्वीकार्यता इससे हम देख सकते हैं कि UNO में, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब अभी विदेश यात्राएं करते हैं, आप देखती होंगी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, आदरणीय मोदी जी का योगदान, कि किसी भी शहर में, किसी भी देश में वो हिंदी में बात करते हैं जी। और हिंदी लोगों को समझ में आती है, हिंदी में लोग रिस्पॉन्ड करते हैं उन्हें। मैं आपको बताना चाहूँ कि जब हम कहते हैं कि नागपुर की स्थिति क्या है, नागपुर, जैसा मैंने जिक्र किया कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी उस समय थी। और इसलिए भी नागपुर संतरा नगरी के लिए तो जाना जाता है, संतरा के लिए, लेकिन विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए भी नागपुर जाना जाता है। हिंदी को हम क्या कर रहे हैं कि आप इस चीज़ से समझें कि अकबर बिरबल की कहानी हमने सुनी है। हिंदी को बड़ी लकीर खींच बनानी है, जैसा बिरबल कहते थे कि किसी को छोटा करने के लिए बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा करने के लिए छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बाजू में बड़ी लकीर खींच दो, हिंदी को हमें बड़ी लकीर बनानी है। और आज पूरे विश्व में हिंदी की एक्सेप्टेबिलिटी, हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ी है। ये G20 ने फिर से साबित कर दिया। अभी हमने वो भारत ने अध्यक्षता उसकी ली थी और बहुत ही कुशलतापूर्वक हमने इस आयोजन को संपन्न किया। और हिंदी के नाते भी हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है, खास करके नागपुर शहर का मध्य भारत में होने के कारण, केंद्र में होने के कारण बहुत इसकी उपयोगिता है। और मुझे लगता है नागपुर में हिंदी भाषी लोग हमें सबसे ज़्यादा देखने को भी मिलते हैं। नागपुर का देखिए, नागपुर की संस्कृति, नागपुर का कल्चर कॉस्मोपॉलिटन है। यहाँ प्रायः हर क्षेत्र, हर देश के हर प्रांत के लोग यहाँ होते हैं। अभी मैं बताऊं कि कल ही मैं गया था नागपुर विश्वविद्यालय में, एक कार्यक्रम चल रहा है हरिशंकर परसाई जी पर, बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, व्यंग्य शिरोमणि थे। उसमें देश भर से विद्वान आए हुए हैं। आज भी एक आयोजन है विश्व हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी यहाँ आए हैं, उनका हमने कार्यक्रम आयोजित किया है महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा शंकर नगर में। तो हिंदी का योगदान कमतर करके आंका नहीं जा सकता है और हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ी है। हिंदी में लेखन इतना हो रहा है, खास करके आज सोशल मीडिया के दौर में आप देखेंगे कि नई नई चीज़ें आ रही हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर। तो उसका
कॉग्निजेंस लेना, उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है, उसका महत्व हमें समझ में आता है। और सोशल मीडिया का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम हिंदी को और आगे बढ़ा सकते हैं और बढ़ा रहे हैं। ये कोई रिकॉर्ड की चीज़ नहीं है, लेकिन आप देखेंगी कि हिंदी पिछले 5 वर्षों में, पिछले 7 वर्षों में जहाँ थी वहाँ से काफ़ी आगे गई है। और वैश्विक स्तर पर हम कहते हैं कि आधुनिक दौर में पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई, वैश्विक गांव हो गई है पूरी दुनिया। हिंदी भी आप कह सकते हैं हम कि ग्लोबल लैंग्वेज हो गई है। अभी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन चूँकि मेरा बेटा रहता है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, अभी हम लोग पिछले दिसंबर में लौटे हैं वहाँ से, तो मैंने तो वहाँ देखा कि कई लोगों से हमने हिंदी में बात की। और वहाँ के लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अंग्रेज लोग, अमेरिकन्स, वो आरती गाती हैं महिलाएं, वहाँ की महिलाएं, NRI नहीं, हिंदुस्तानी फैमिली नहीं, वहाँ के लोग। और कई लोगों से हमने हिंदी में बात की तो उन्होंने हिंदी में हमें रिस्पॉन्ड किया। हमारी ज़रूरत ये है कि हम पहल तो करें, हम किसी भी हीन भाव से ग्रस्त ना हों। इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स ने हमें रोक के रखा है। हिंदी को आगे बढ़ने में सिर्फ मेंटल बैरियर्स, मानसिक जो अवरोध है, हमें वो दूर करना है। हिंदी अपने आप आगे बढ़ चलेगी और हिंदी विश्व की भाषा है। कल हम विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। ये बहुत ही सुखद है कि पूरे विश्व में हिंदी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। सर, अभी आपने कहा कि हिंदी जो है ग्लोबल लैंग्वेज बनती जा रही है। अगर हम हिंदी को करियर के रूप में देखें तो क्या अवसर मौजूद है इसमें? देखिए, मैं कुछ वर्ष पहले तक हिंदी को कहते थे कि गरीबों की गाय है। जी, हिंदी में जो काम करते थे उनको बहुत हीन समझा जाता था, जो पढ़ते थे उनको भी। जी हाँ, और हम गिटपिट अंग्रेजी बोल करके तो अपनी कॉलर टाइट कर सकते हैं, लेकिन अच्छी हिंदी, समृद्ध हिंदी बोल करके भी हम हिंदी को समृद्ध कर सकते हैं। हिंदी में आजकल इतने उपयोग हैं, अवसर हैं काम करने के। हिंदी अनुवादक, स्क्रिप्ट राइटर, पत्रकारिता में जिस क्षेत्र में आप काम कर रही हैं, जिस संस्थान में बैठ के, नवभारत में बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, ये मामूली योगदान नहीं। हिंदी अधिकारी, विदेशी राजदूतावासों में, एम्बेसीज में हिंदी के कई पद हैं, हम वहाँ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। दरअसल होता क्या है कि हम में गुण कुछ होता है, हमारी काबिलियत कहीं और होती है और हम कहीं और ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए भी हम हिंदी में एक्सेल नहीं कर पाए। लेकिन हिंदी में काम करने के बहुत अवसर हैं। हिंदी में इतना लिखा जा रहा है, कविताएं, कहानी, व्यंग्य, दोहे, चुटकुले। मैं कहता हूँ कि अगर अच्छा चुटकुला कोई लिखता है हिंदी में और आपके चेहरे पे हंसी आती है, आज के दौर में हंसी बहुत बेशकीमती चीज़ है, लेकिन अगर 2 लाइन का चुटकुला लिख करके कोई हमारे चेहरे पे हंसी बिखेर देता है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये हिंदी की कामयाबी है। हिंदी कैरियर के लिहाज से भी इतना आगे बढ़ चुकी है, इतने अवसर हैं, हमें ढूंढने की ज़रूरत है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी मंजिल कहाँ है, तो रास्ते भी अपने आप मिलते हैं। हिंदी में कैरियर के बहुत अच्छे अवसर हैं और अब हिंदी बहुत अच्छे से देखी जाती है, सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। हर स्तर पर हिंदी की स्वीकार्यता बहुत बहुत बढ़ी है, ज़्यादा बढ़ी है। सर, आपने हिंदी में काफ़ी रिसर्च की हुई है, आप सीनियर जर्नलिस्ट, आप अष्टपहलु जिसे हम कहते हैं, आप उस तरह के हैं। तो सर, आप हिंदी को वैश्विक स्तर पर कैसे देखते हैं और भारत में हिंदी की स्थिति क्या है तब से लेके आज तक? आपने क्या, आपके ऑब्जर्वेशन में कैसे रहा है? देखिए, मेरा अनुभव ये कहता है कि हिंदी जहाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जहाँ थी वहाँ से काफ़ी आगे बढ़ चुकी है आज हिंदी। मैं जब पत्रकारिता में आया था कई वर्ष पहले, तो मुझे तो कभी हीन भाव नहीं आया मन में, लेकिन लोगों को लगता होगा कि अरे ये अंग्रेजी अच्छी नहीं जानता इसलिए हिंदी पत्रकारिता में गया। लेकिन मैं एक शब्द, मैं कई कार्यशालाओं में जाता हूँ हिंदी में बात करता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि एक शब्द मैं लिखता हूँ बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर, किंग कर्तव्य विमूढ़ या उत्कृष्ट, इसका अर्थ बता दें, तो लोग बगले झांकने लगते हैं, कहते हैं कि शब्दकोश देखना पड़ेगा, हिंदी डिक्शनरी देखनी पड़ेगी। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, एक बहुत ही रोचक अपना अनुभव बताता हूं। मैं पब्लिक रिलेशंस में भी काम कर चुका हूं। मैं जयपुर में पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेशनल कॉन्फ्रेंस में गया। वहाँ मुझे मौका दिया गया बात करने का,
तो जनरली होता है कि टाई सूट पहन के हम अंग्रेजी में ही बात करते हैं, लेकिन मैं भी टाई सूट में था, लेकिन मैंने हिंदी में बात की शुरू की। एक महिला दक्षिण भारत से कोई उठी, हाथ उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि मिस्टर सिंह, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। तो मैंने कहा कि मैम इट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। तो बोली व्हाट शुड आई डू। तो मैंने कहा कि मैम, मैंने कहानी गढ़ी, तुरंत मेरे दिमाग ने काम किया। मैंने कहा कि देखिए मैम, मैं आज आ रहा था एयरपोर्ट पे, मेरी पर्स चोरी हो गई और आप मुझे 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिए मेरे अकाउंट में, मैं नागपुर पहुंचते ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। उन्होंने कहा कि ओ माय गॉड, आई डोंट हैव सो मच ऑफ मनी विद मी। तो मैंने कहा ये बात कैसे समझ में आ गई कि आपसे मैं 20,000 रुपये उधार मांग रहा हूँ, बाकी हिंदी में समझ में नहीं आ रही है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरह से हम नाटक करते हैं, स्नॉबरी हम दिखाते हैं, हम कुछ एलीट हैं, ऊपर दिखना चाहते हैं आपसे, इसलिए हम कहते हैं कि आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड हिंदी। सबको सब समझ में आता है। उस मैडम को अगर ये समझ में आता है कि एसपी सिंह 20,000 रुपये उधार मांग रहे हैं, तो उनको ये भी समझ में आएगा कि बाकी पूरे समय में एसपी सिंह ने हिंदी में क्या बात की है। मैं आपको एक बताऊं कि कवि पंडित प्रदीप ने लिखा कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो को। उस स्तर का लेखन अंग्रेजी में आप बता दें, जिसको जब लता जी ने गाया और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी की आंख में आंसू आ गए वो सुन करके, ये भावप्रवण रचनाएं हैं। इंग्लिश में मैं ये फिर से कहता हूँ कि ए से जेड तक जो 26 लेटर्स हैं अंग्रेजी में, उसका हमें सम्मान करना है। अगर हम विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं तो विश्व मतलब नागपुर नहीं, विश्व मतलब हिंदुस्तान नहीं, विश्व मतलब पूरा विश्व, पूरी दुनिया। तो उसमें अंग्रेजी की कामयाबी है, अंग्रेजी की उपयोगिता है। अंग्रेजी को दरकिनार करके हम साथ नहीं चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। हमें अंग्रेजी को भी साथ लेकर के चलना है और हिंदी को भी साथ लेकर के चलना है। लेकिन जो हिंदी के पैरोकार हैं, जो हिंदी के झंडा बरदार हैं, जो कहते हैं तथाकथित हिंदी वाले, तो हमें हिंदी के लिए ज़्यादा काम करना होगा। हमें हिंदी के लिए, अब कहते हैं कि आपने जिक्र किया कि राष्ट्रभाषा नहीं बनी, राजभाषा तो बनी। राजभाषा सभी सरकारी दफ्तरों में, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम में मनाए जाते हैं, हिंदी पखवाड़ा वगैरह। तब हम सवाल करते हैं कि हिंदी पखवाड़ा क्यों, हिंदी दिवस क्यों 14 सितंबर को। मैं पूछता हूं अपने मित्रों से, ऐसे मित्रों से, कि आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, तो वो जन्मदिन मनाते क्यों मनाते हैं? आप खुशी व्यक्त करते हैं, आप प्रसन्नता का इजहार करते हैं कि आप हमारे बेटा या बेटी आज पैदा हुई, मेरी पत्नी का जन्म हुआ, तो वो तो अच्छा लगता है। लेकिन हिंदी का जन्मदिन मनाते हैं तब हम बड़ा सा क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो ये उचित नहीं है। हमें दोहरा मापदंड नहीं रखना चाहिए, दो मानदंड नहीं रखने चाहिए। हम अगर हिंदी के लिए जो है वही अंग्रेजी के लिए, सभी भाषाएं समृद्ध हैं, सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए हिंदी आगे बढ़ सकती है। जी सर, अभी आपने 14 सितंबर का जो है जिक्र किया है। आज भी कई लोगों में ऐसे भ्रम है, मतलब हम हिंदी दिवस दो बार क्यों मनाते हैं, एक विश्व हिंदी दिवस और एक हिंदी दिवस, इसमें भ्रम में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जैसा भी जिक्र किया कि मेरा बेटा अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में काम करता है, वो NRI है, हिंदुस्तानी है हम, वो वहाँ है। तो आज NRI दिवस भी हम मना रहे हैं जी, ठीक है। ये इत्तेफाक है कि आज हम जब बात कर रहे हैं आपसे तो NRI दिवस का भी हमने आयोजन किया। मैं कहता हूँ कि दोनों की उपयोगिता है। हिंदी दिवस हमने यहाँ के लिए बनाया है, राजभाषा हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हमने हिंदी को अडॉप्ट किया राजभाषा के रूप में। 1968 में, 1968 में हमने हिंदी को राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में कि सरकारी दफ्तरों में। उसमें क्या है, फिर बड़ा तकनीकी हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि उसमें 3 क्षेत्र हैं, क, ख और ग क्षेत्र। क क्षेत्र वो है जिसमें हिंदी पूरी भाषा बोली जाती है, हिंदी प्रदेश। ख क्षेत्र वो है जिसमें महाराष्ट्र भी आता है, जहाँ मिक्स कल्चर है, जहाँ सभी तरह के लोग हैं, पूरी हिंदी यहाँ नहीं उपयोग में ला सकते हैं, तो उसको ख क्षेत्र में रखा गया। और जहाँ इससे भी कम लोग हैं, हिंदी बोलने समझने वाले, जानने वाले, लिखने वाले, उसको ग क्षेत्र में रखा गया। उसकी अनिवार्यता, खैर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बड़ा तकनीकी हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस, विश्व स्तर पर अगर हिंदी को हमें बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक
आयोजन हमें रखना चाहिए। ठीक है, 26 जनवरी को हम वही तिरंगा झंडा फहराते हैं जो 15 अगस्त को फहराते हैं, लेकिन प्रतीक अलग है दोनों के। 26 जनवरी को हम इसलिए तिरंगा झंडा फहराते हैं कि उस दिन हमने अपना संविधान लागू किया, गणतंत्र हम हुए। 15 अगस्त को हम फहराते हैं इसलिए कि उस दिन हम आज़ाद हुए। तिरंगा एक ही है, ध्वज एक ही है, राष्ट्र ध्वज, लेकिन अवसर बदल जाता है, आयोजन बदल जाता है। तो ये विश्व हिंदी दिवस और राजभाषा का दिवस जो है, हिंदी दिवस यहाँ का हम लोकल स्तर पे मनाते हैं अपने देश में, वो ऑफिशियल लैंग्वेजेज है। मैं बताऊं कि कल विश्व हिंदी दिवस पर यहाँ से कुछ दूर 90 किलोमीटर दूर वर्धा है अपने पास में, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय, वहाँ भी बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। वहाँ की हिंदी की संस्थाएं विश्व हिंदी दिवस मना रही हैं। हम ये कह के नहीं रुक जाते हैं कि हमने हिंदी दिवस मना लिया 14 सितंबर को या 14 से 30 सितंबर तक हमने पखवाड़ा मना लिया और एक काम हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो गई, बस चैप्टर क्लोज, धन्यवाद। ऐसा नहीं, हम विश्व हिंदी दिवस भी मनाते क्योंकि हमें विश्व स्तर पर हिंदी को पहुंचाना है, विश्व स्तर पर ले जाना है। तो उसके लिए एफर्ट तो करने होंगे, प्रयत्न करने होंगे हमें, इसलिए दोनों का फर्क है और दोनों आयोजन हम करते हैं। जी सर, और आपका सच में आप कई हिंदी में बढ़ावा देने के लिए कई आयोजन आप करते हैं। सर एक बहुत अच्छे संचालक भी है। और सर आखिरी में जाते जाते अगर हम हिंदी के बारे में बात करें, हिंदी के साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपकी एक छोटी सी कविता या कुछ साहित्य का आप पेशकश करना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद रश्मि। देखो, मैंने बहुत लिखा नहीं है, मैं मानता हूँ कि हमें अच्छा पाठक और अच्छा श्रोता होना चाहिए। मैं मेरी बात कहूँ इसके पहले, मैं एक बहुत मशहूर शायर हैं मुनव्वर राना साहब, उन्होंने हिंदी के बारे में बड़ा अच्छा लिखा कि माँ से लिपट जाता हूँ तो मौसी मुस्कुराती है, माँ से लिपट जाता हूँ तो मौसी मुस्कुराती है, उर्दू में गज़ल कहता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है। क्या बात है सर। वो कहते हैं कि हिंदी मुझे इसलिए सदाबहार लगती है, हिंदी मुझे इसलिए खुशगवार लगती है कि वो माँ की तरह सदाबहार लगती है। तो ये जो मुनव्वर राना इतने बड़े शायर हैं, जनाब मुनव्वर राना साहब, उनकी आप गज़लें पढ़ें, उनकी रचनाएं पढ़ें तो तबीयत खुश हो जाती है। जो चीज़ें मैंने पहले भी कहा कि जो चीज़ें आज लिखी जा रही हैं, जो पढ़ी जा रही हैं, अद्भुत हैं, उनका स्तर इतना बढ़िया है। और सबसे अच्छा है कि आपने चर्चा की, मैं बताऊं डॉक्टर राहत इंदौरी साहब इंदौर के गुजर गए, वो इतने सरल शब्दों में लिखते थे गज़ल कविताएं। दुष्यंत कुमार साहब भोपाल से थे, बेकल उत्साही साहब 2 बार वो राज्यसभा के सदस्य रहे, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी जिनका आज शाम को आयोजन है नागपुर में, शहर में। तो ये चीज़ें बड़ी अजीब है कि हमें ढूंढना हमें पड़ेगा। अगर भूख लगती है हमें तो हम ढूंढते हैं ना कि अच्छा रेस्तरां कहाँ है, अच्छा होटल कहाँ जहाँ में खाना। तो ये वैचारिक खुराक, दिमागी खुराक भी हमें तलाशनी होगी। उपलब्ध है अपने साहित्य में, अपने समाज में, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं अपने देश में। हमें उसको ढूंढना, उन तक हमें पहुंचना है, वो चल के हम तक नहीं आएंगी, क्योंकि वो उनको हमें तलाश करके उसका आनंद लेना है, आस्वाद लेना है। तो हम वहाँ तक पहुँचे, हम अपनी मंजिल तक, हमारी मंजिल क्या है? विश्व हिंदी, हिंदी को विश्व स्तर पर पहुँचाना। तो हमें उस स्तर से प्रयास करने होंगे। आपने कहा कि मेरी एक कोई रचना मैं पढ़ दूं, तो मैं जल्दी से पढ़ दूं कि इजाज़त है? मुझे मोबाइल में देखना पड़ेगा। अभी मैं तिरंगा का जिक्र कर रहा था, 26 जनवरी और 15 अगस्त का जिक्र किया। एक मेरी रचना हिंदी में है, आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ दूं। इसका शीर्षक ही है तिरंगा की पुकार। कि जवानों जमी पे उतारो गगन को, जवानों जमी पे उतारो गगन को, तुम्हीं पे भरोसा है अब तो वतन को। तुमसे ही सीखेगी आगे की पीढ़ी, करो सर हिमालय की ऊंची यह सीढ़ी। झुलसती है धरती, झुलसती है धरती, बचा लो चमन को, जवानों जमी पे उतारो गगन को, तुम्हीं पे भरोसा है अब तो वतन को। करो याद तुम तो तिरंगा को आखिर, भारत पे नजरें लगाए हैं काफिर। करो याद तुम तो तिरंगा को आखिर, भारत पर नजरें लगाए हैं काफिर। पुकारे ये झंडा, पुकारे ये झंडा, पहन लो कफन को, जवानों जमी पे उतारो गगन को। मैंने भी आपसे जिक्र किया था, वर्धा में हिंदी विश्वविद्यालय है, वर्धा में बापू गांधी जी का आश्रम भी है, आचार्य विनोबा भावे जी का आश्रम है। इसलिए मैंने लिखा कि गांधी, विनोबा और नेहरू की मिट्टी
गांधी विनोबा और नेहरू की मिट्टी, गंदी सियासत की कर दे तो छुट्टी, रोको ये मंजर बदल दो चलन को, तुम्हीं पे भरोसा है अब तो वतन को, जवानों जमी पे उतारो गगन को। दशक साथ बीते न बदला नजारा, दशक साथ बीते न बदला नजारा, करे मुल्क कैसे इसको गंवारा, कुछ भी करो तुम संवारो अमन को, जवानों जमी पे उतारो गगन को, तुम्हीं पे भरोसा है अब तो वतन को। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत ऐसी कविता सर ने लिखी है। और हमें पता है सर तो अभी नहीं, बहुत अच्छे कविताएं लिखते हैं, लेख लिखते हैं। और सर आज आपने इस विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हमसे बात की, हिंदी का मतलब हमें समझाया, किस तरह से हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। हमें अंग्रेज़ी को हम बाजू में ना करके साथ में दोनों लैंग्वेजेस को हम लेके जा रहे हैं, भाषाओं को हम लेके जा रहे हैं। और सही में आज हम देखें तो युवा भी हम देखते हैं तो काफ़ी उन गज़ल वगैरह सुनने की, गज़ल वगैरह सुनते हैं हिंदी में, वो भी आजकल काफ़ी रुचि ले रहे हैं। और सर आज आप नवभारत में आए, आज आपका अनमोल समय हमें दिया, इसलिए आपको बेहद धन्यवाद और आने वाले समय के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। मैं आपका व्यक्तिगत तौर पर और नवभारत समूह का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की और मुझे इस लायक समझा कि मैं इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर सकूं। और मुझे लगता है कि इसमें नवभारत जैसे पत्र समूह का बहुत बड़ा योगदान है, आप जैसी नवोदित पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान होगा कि हम हिंदी को विश्व स्तर पर पहुंचाएं। जय हिंद, जय हिंदी। आपका एक बार पुनः बहुत शुक्रिया। जय। धन्यवाद। तो आज हिंदी है हम करके हिंदी को आज हम आगे लेके जाएंगे। आज विश्व हिंदी दिवस है और इस अवसर पर आप सभी को नवभारत की ओर से विश्व हिंदी दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सर हमारे साथ थे, सर ने हिंदी के बारे में हमसे कहा, उनकी कविताएं हमसे जो है उन्होंने शेयर की है, काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने बताई है। लोगों में भ्रम रहता है कि विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस में क्या फ़र्क है, उससे अच्छी तरह से सर ने जो है समझाया है। और इसी तरह अनेक मान्यवरों से जो है हम चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिए। मैं रश्मि केडिकर, नवभारत, नागपुर।